हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मई मंथ के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ब्स की शीर्ष 10 उच्चतम भुगतान वाली एथलीटों की सूची। तो फोर्ब्स ने प्रकाशित की है टॉप 10 में जो एथलीट हैं सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले। फुटबॉल खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पोर्तुगल से है। सऊदी अरब के अल नासर में जाने के बाद 2023 के लिए दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट ये बन गए हैं रोनाल्डो जी। उसके बाद आते हैं लियोनेल मेसी। ये कहाँ से? अर्जेंटीना से। 130 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। अगर हम इसकी बात करें फोर्ब्स की, तो 1917 में स्कॉटलैंड में जन्मे बर्टी चार्ल्स फोर्ब्स ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्रिस्टियानो का नाम जो फर्स्ट पे है और लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं वो सेकेंड पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एडिनबर्ग, इसकी स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग इसकी राजधानी है। ठीक है, कैपिटल। चलिए अब आते हैं दूसरी न्यूज पे। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय अमेरिकी है अजय बंगा जी, ये नए अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। इससे पहले थे डेविड मालपास जी। कौन थे? डेविड मालपास। ठीक है, मालपास वर्तमान में वे अमेरिकी निवेश फर्म जनरल अटलांटिक एलपी में वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत है। इससे पहले जो ये अजय बंगा जी हैं मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भी कार्य कर लिए हैं। 2016 में उन्होंने चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या नाम है? पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री से भी ये सम्मानित हो चुके हैं अजय बंगा जी। विश्व बैंक का आधिकारिक नाम पहले क्या था? IBRD है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप लोग को पता होगा कि 5 संस्थाओं का समूह था। ठीक है, जिसमें आता था मीगा, IFC, मीगा, MIGA मीगा, IDA ईडा, 1 2 3 4 ये हो NICSID। ये 5 संस्थाओं का समूह था, जिसमें से अगर हम वर्ल्ड बैंक बोलना चाहें तो किसको बोलेंगे? IBRD को बोलेंगे। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, USA में। विश्व बैंक का स्वामित्व और इसके 189 टोटल सदस्य हैं। कितने हैं? 189 सदस्य हैं। तो विश्व बैंक के बारे में हमें इतनी बातें जाननी चाहिए। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है, अगली न्यूज़ पर हम आते हैं अपने। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये वर्ल्ड बैंक। तो अजय बंगा का नाम याद रखिएगा, इससे पहले जो थे वो भी। एंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसमें कितने सदस्य देश हैं? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 और 22। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 और 22 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 है और ये सर्वेक्षण जो है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए। अगली बात, अपने विनिर्माण क्षेत्र में सबसे नवीन राज्य। तो अपने जो विनिर्माण क्षेत्र में सबसे नवीन राज्य है वो है कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, KTT। अपने विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कम नवोन्मेषी राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्य। अगर हम असम को छोड़ दे तो उसके बाद आता है बिहार। उसके बाद कौन आता है? बिहार। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 और 22 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से द्वारा आयोजित हुआ है। अपने विनिर्माण क्षेत्र में सबसे नवीन राज्य की कर्नाटक, KTT याद करवाया मैंने, कर्नाटक, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। एंड जो सबसे कम नवोन्मेषी है वो है पूर्वोत्तर राज्य। असम को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर असम को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कौन आता है? बिहार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, उच्चतम स्कोर लेके गया दादर और नगर हवेली।
अच्छा, विश्व बैंक कुछ प्रकाशित भी करती है रिपोर्ट्स, आपको पता होना चाहिए उसके नाम। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये याद होना चाहिए आपको। बहुत सारे रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है, जिसमें से ये भी एक नाम है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। आगे और भी देख लीजिए, कई सारे रिपोर्ट ये प्रकाशित करती है। अगली न्यूज़ है हमारी, राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज हुई है। राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज की गई। राजस्थान का डेगाना जिला में पाया गया। डेगाना जिला है, तो जो राजस्थान के जो भी एग्जाम्स देते हैं बच्चे, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज राजस्थान का डेगाना जिला जो है वहाँ पे हुई है। राजस्थान में भंडार जम्मू कश्मीर से अधिक है। तो ये कहाँ से अधिक है? जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ लिथियम की मात्रा भारत की लगभग 80% मांग को पूरा करेगा। भारत के 80% मांग को ये पूरा कर देगा, ठीक है। पहली बार फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार पाए गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली बार फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार पाए गए थे। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरी का एक प्रमुख घटक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान का डेगाना जिला याद रखिएगा। अगर आप राजस्थान के एग्जाम देते हैं, राजस्थान स्पेशल देते हैं, जिसे आरपीएससी वगैरह, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगली न्यूज़ पे हम आते हैं अपने। अगली न्यूज़ है मणिपुर हिंसा। कारण क्या है? मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य को गैर आदिवासी मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने का निर्देश देने के कारण। तो कारण क्या है कि वहाँ की गैर आदिवासी मेइती समुदाय है, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश दिया गया। इस वजह से ये हिंसा हुई है। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर भारत का 19वां राज्य बना था, ठीक है। तो मणिपुर का याद रखिएगा। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट इस तरीके से किसी भी वजह से विवाद में रहता है तो आपको पता होना चाहिए, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी, अब देखिए नेशनल लेवल पे देखते हैं। GBM ड्राइवर ग्लायोब्लास्टोमा, यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा GBM ड्राइवर विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा। अगली न्यूज़ हमारी 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का रैंक इसमें कितना है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत है वो 180 देशों में 161वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 161 पर है हमारा भारत, ठीक है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे लगातार 7 ईयर्स से टॉप पर है। नॉर्वे कहाँ पे है? यूरोप में। और नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पर है, 7वें वर्ष पहले स्थान पर है। उसके बाद आता है आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। अंतिम 3 की बात करें तो नॉर्थ कोरिया 180 पर है, चाइना और वियतनाम, ठीक है। फिर चाइना एंड वियतनाम आते हैं, ये अंतिम 3 है। रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगली न्यूज पर आते हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित होता है। भारत कौन से नंबर पे है? 161। और टॉप कौन किया है? नॉर्वे। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री लेखिका मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप में सम्मानित किया गया। बाफ्टा फेलोशिप में मीरा सयाल को सम्मानित किया गया है और ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और वह गुडनेस ग्रेशियस मी और द कुमार सेन नंबर 42 जैसे टेलीविजन शो के लिए जानी जाती हैं। अब सीधा क्वेश्चन आप पूछ के यही शो के नाम दे देगा, तो ये इसलिए जानी जाती है, इनका नाम जो है मीरा सयाल का, याद रखिएगा। बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुई थी, जब हमारा प्यारा भारत भी आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1947 बाफ्टा। सी यू चैन देखते हैं ये क्या है।
अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संकाय भर्ती पोर्टल CU चयन लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जगदीश कुमार जी ने लॉन्च किया है और उद्देश्य है स्वतंत्र रूप से भर्ती के सभी चरणों को चलाने वाले, जो भर्ती के जितने भी चरण होते हैं उसको जो चलाने वाले विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसके साथ विश्वविद्यालयों और आवेदकों दोनों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से भर्ती के सभी चरण को चलाने वाले विश्वविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों और आवेदकों दोनों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, यही इसका उद्देश्य है CU चयन का। और UGC की स्थापना की बात करो तो 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगली न्यूज पे आते हैं। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, भारत का पहला है वायुसेना विरासत केंद्र। उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के पहले विरासत केंद्र से पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 1965, 1971, क्या है ये डेट तो सबको पता है, कारगिल और बालाकोट हवाई हमले में कैसे मदद की थी। केंद्र के पास भारतीय वायुसेना द्वारा बनाया गया पहला पेटेंट विमान भी है, जिसे वायुसेना कानपुर 1 विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे 1958 में एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। हरजिंदर सिंह द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने स्थापित किया 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, अगली न्यूज पर हम बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की टैगिन भाषा में बनी पहली फिल्म, तो ये टैगिन भाषा कहाँ की है? हमें पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है, ईटानगर है। मूवी का नाम लव इन 90s है। मूवी का नाम क्या है? लव इन 90s है। लॉन्च न्यू दिल्ली में कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। फिल्म टैगिन समुदाय की संस्कृति को क्या करेगा? अरे अब किसी लैंग्वेज में अगर कोई मूवी बन रही है जिससे पहले ना बनी हो तो उसका कुछ उद्देश्य होता होगा ना, यही कि टैगिन समुदाय की संस्कृति को पूरे देश यानी पूरे देश में और दुनिया के सामने क्या करना होगा? प्रदर्शित करना, यही इसका उद्देश्य है। तो फिल्म टैगिन समुदाय की संस्कृति को पूरे देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करती नजर आती है। तो इससे क्या होगा? इसके बारे में लोग जानेंगे, टैगिन लैंग्वेज और ये लैंग्वेज बोलने वाले जो समुदाय उनके बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। अरुणाचल 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना था। तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना था। PM जन औषधि केंद्र, अगली न्यूज है हमारी, क्या है? PM जन औषधि केंद्र। उद्घाटन सिकंदराबाद में वारसीगुड़ा, सिकंदराबाद में वारसीगुड़ा। सिकंदराबाद कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना में एक जिला है जिसका नाम है सिकंदराबाद। ठीक है, वहां पर है ये। उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इसे आम आदमी को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। PM भारतीय जन औषधि योजना के तहत शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, और इस योजना को 2015 में नया नाम दिया गया था। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, PM जन औषधि भी ध्यान रखिएगा, सिकंदराबाद का नाम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिला 2000 साल पुराना आधुनिक समाज। 2000 साल पुराना है आधुनिक समाज मिला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। मैं आपको बता दूं, MP में टोटल कितने हैं? 12 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग, कई मानव निर्मित जल निकाय जैसी चीजें मिली हैं जो 1800 से 2000 साल पुरानी हैं। इसे अब ये उद्यान की अगर हम बात करें, इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट, यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के भी लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखिएगा। टोटल कितने नेशनल पार्क बताए मैंने? 12 बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है? 2000 साल पुराना आधुनिक समाज मिला है। नेक्स्ट है, WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की है। WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की है। पहली बार आपातकाल के रूप में घोषित कब हुआ था? 30 जनवरी 2020।
WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। भारत अगले साल अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा। भारत अगले साल अपना क्या करेगा? हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा। उद्देश्य क्या होगा? इसकी आबादी पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए। इसमें क्या होगा? हवा, तापमान, आर्द्रता, जोखिम की अवधि आदि जैसे विभिन्न पैरामीटर भी शामिल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि हीट इंडेक्स क्या है, तो आपको जानना चाहिए। संगठन की अगर हम बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और IMD की बात करें, डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा जी। मृत्युंजय महापात्रा, तो IMD-M आया है, मृत्युंजय से कर लीजिएगा, MM नाम में है, मृत्युंजय महापात्रा जी। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं हम अपने। LEI प्रणाली, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा प्रस्तुत। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है ना। और कब आया था ये? 12 अप्रैल 1992 में स्टेब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये उन जारीकर्ताओं के लिए जिन्होंने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, उपयोग क्या है? LEI एक कोड है। ये क्या है? LEI एक कोड है जिसका उपयोग वित्तीय लेन देन में शामिल कानूनी संस्थाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह 20 अक्षरों से बना अनूठा कोड है। तो कितने अक्षर है इसमें? टोटल 20 है। ये एक कोड है और उद्देश्य क्या है? एक वैश्विक प्रणाली बनाना जो वित्तीय लेन देन में शामिल प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान कर सके। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी बुच। चलिए अगली न्यूज पे हम लोग आते हैं। 20 माधवीपुरी बुच का भी नाम याद रखिएगा और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुंबई में है। ओके, चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। नियुक्तियां, क्वांटास ने वेनेसा हडसन को अपना नया CEO नामित किया है। क्वांटास क्या है? एक एयरलाइन है। इसका नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बना, या उन्हें एयरलाइन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनाती है। क्वांटास एयरवेज की स्थापना 1920 में हुई थी। एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्वांटास ने वेनेसा हडसन को अपना नया CEO नियुक्त किया है। ये पहली महिला हो गई हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। अगली न्यूज पर हम बढ़ जाते हैं अब। हाँ, पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो पुलाव रापू मल्लिकार्जुन क्या हो गए हैं? कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हो गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। मार्क निकोलस को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अगले अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। मार्क निकोलस को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो मार्क निकोलस और मैरी लेबोन, मार्क ऐसा कुछ याद करो। वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को क्या किया है? वेकफिट.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो आयुष्मान खुराना वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इनको क्या किया है? वेकफिट.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पी कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त। ठीक है, पी कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने? दिल्ली हाई कोर्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बाइडेन प्रशासन में नीरा टंडन घरेलू नीति सलाहकार बनी है। और वो जो ये नीरा टंडन जी हैं, ये व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। अब आइए अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा नेशनल।
अब हम करेंगे इंटरनेशनल। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति बने। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। पार्टी का नाम क्या है? कोलोराडो पार्टी। पराजित किया किसको? एफ्रेन एलेग्रे को। एफ्रेन एलेग्रे को इन्होंने पराजित किया है। कोलोराडो पार्टी नाम है पार्टी का। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। पराग्वे कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है। पराग्वे, हाँ लिखा तो है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में एक लैंडलॉर्ड देश है, इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड कंट्री है जिसकी सीमा ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया से लगती है। पराग्वे की मुद्रा क्या है? पराग्वे गुआरानी और राजधानी क्या है? असुनसियन। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज पे। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट आई है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट कहता है कि एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक, तो एशिया प्रशांत APAC क्षेत्र 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक बाजार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए तैयार है। USA से आगे निकलने के लिए तैयार है, ऐसा रिपोर्ट बोलता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक बाजार के रूप में USA को पीछे छोड़ेगा। BCG की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ब्रूस हेंडरसन थे। BCG के ब्रूस, बी से कर लेना कुछ, BCG, और इसके जो संस्थापक हैं कौन है? ब्रूस हेंडरसन। ठीक है। उसके बाद आता है बैन एंड कंपनी और मैकिन्से एंड कंपनी के साथ BCG बिग 3 में से एक है। ठीक है। बैन एंड कंपनी और मैकिन्से एंड कंपनी के साथ BCG बिग 3 में से एक है। अगली न्यूज पे आते हैं, रक्षा से संबंधित, डिफेंस। आसियान भारत समुद्री भारत का उद्घाटन संस्करण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आसियान क्या है। ये आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। ठीक है। अगली बात हम देखते हैं, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली ने अभ्यास में भाग लिया। तो सतपुड़ा और INS दिल्ली ने इसमें भाग लिया है। INS दिल्ली भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जबकि INS सतपुड़ा स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। तो सतपुड़ा और दिल्ली ने इसमें भाग लिया। आसियान में टोटल कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। ठीक है। अच्छा इसको देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें टोटल देश है और भारत उसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। भारत इसमें शामिल नहीं है। आप लोग का काम है, आप देखोगे आसियान में कौन कौन से देश आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है। हार्बर चरण चांगी नेवल बेस सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण चीन सागर में समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। आसियान सदस्य देश 10 हैं, जैसा कि बताया मैंने। स्थापना 1967 को बैंकॉक में, थाईलैंड में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुआ था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1967 टोटल इसमें 10 है। आप लोग देखोगे कि आसियान में टोटल 10 देश के नाम क्या क्या हैं। DRDO पे आते हैं। DRDO और भारतीय नौसेना ने IL-38SD विमान और गोवा से ADC-150 का सफल पहला परीक्षण किया है। DRDO कब आया था? 1958 में, है ना। भारतीय नौसेना के IL-38SD विमान और गोवा के ADC-150 का सफल पहला परीक्षण हुआ। यह 150 किलो पेलोड क्षमता वाला एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। DRDO की स्थापना 1958 में। अध्यक्ष इसके कौन है? डॉक्टर SB कामत है। इससे पहले कौन थे? G सतीश रेड्डी जी। ठीक है। चलिए अगली बात पे आते हैं। 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ INS मगर। INS मगर जो है अब सेवा मुक्त हो गया है। कितने साल इसने सेवा दी है? 36 साल। मगर भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग शिप है
और आईएनएस मगर को 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को इसे कमीशन किया गया था। 18 जुलाई 1987 को इसे क्या किया गया था? कमीशन किया गया था। जहाज ने 2004 की सुनामी के बाद 1300 से अधिक लोगों को बचाने में मदद की है और इसने भारतीय सेना के साथ कई सैन्य अभ्यासों में भी हिस्सा लिया है। तो याद रखिएगा आईएनएस मगर अभी सेवा मुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं हम लोग। साझेदारी। श्रीलंका की मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन फर्म और डायलॉग एक्सियाटा और भारत की भारतीय एयरटेल ने अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनियों के विलय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो श्रीलंका की कौन है? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन फर्म, क्या नाम है? डायलॉग एक्सियाटा, और भारत की कौन? भारतीय एयरटेल के बीच में क्या हुआ है? समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। श्रीलंका में डायलॉग का मोबाइल बाजार में 57% हिस्सा है और इस विलय के साथ भारतीय एयरटेल को श्रीलंका में एक बड़े ग्राहक और आधार तक पहुंच प्राप्त होगी। बैंकिंग पे आते हैं। पाइन लैब्स ने अपने पीओएस टर्मिनलों पर डिजिटल रुपए की स्वीकृति के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। पाइन लैब्स ने अपने पीओएस टर्मिनल पर डिजिटल रुपए की स्वीकृति के लिए क्या किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। पाइन लैब्स की स्थापना 1998 में हुई थी, इसका मुख्यालय नोएडा में है, और आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। वडोदरा में इसका क्या है? वडोदरा में इसका मुख्यालय वडोदरा यानी कि मुंबई। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पर हम अपने बढ़ते हैं। आते हैं हम खेल। पहली न्यूज है हमारी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 दुबई यूएई, ये हमारा हेडिंग है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब जीता है। तो चिराग और सात्विक, इन दोनों का नाम आप याद रखोगे, पुरुष युगल खिताब इन्होंने ही जीता है और वे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा एग्जाम में। सेकंड पे आइए, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 विश्व चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में ये हुआ। तो बाकू क्या है? इसकी राजधानी है अजरबैजान की। जीते कौन? रेड बुल के ड्राइवर, नाम है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज जो है इसको जीते हैं अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 विश्व चैंपियनशिप। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। आइए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आईएसएसएफ विश्व कप शॉट गर्ल 2023 काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया है। मिस्र यानी जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं, है ना, और ये मेडिटेरेनियन सी से भी लगा हुआ है। तो काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया है। भारतीय निशानेबाजों महराज अहमद खान और गनीमत सेखों ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट, पहला स्वर्ण पदक जीता है भारतीय निशानेबाज महराज अहमद खान और गनीमत सेखों ने भारत के लिए। अगली न्यूज पे आते हैं हम लोग। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम क्या बन गई है? दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई। पीछे किसको छोड़ा है? ऑस्ट्रेलिया को। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें। थर्ड पे कौन है? इंग्लैंड है। सेकंड पे साउथ अफ्रीका है एंड थर्ड वन इज न्यूजीलैंड है। फर्स्ट पे कौन है? हमारा भारत एंड सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉफी को पहली बार 1996 में पेश किया गया था, 1996 में। तीसरा अगला है हमारा, अगला न्यूज है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। स्थान कहाँ? लखनऊ यूपी। 23 मई जून 23 मई से 3 जून तक ये होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगो और शुभंकर लॉन्च किया। तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो कि उसकी राजधानी भी है। अगली बात, एक चीज और याद रखिएगा, ये तीसरा है तो पहला और दूसरा कहाँ हुआ था वो देखिएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता कौन है? बेल्जियम के लूका ब्रेसल। अब बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप में है। बेल्जियम के लूका ब्रेसल महाद्वीपीय यूरोप में जीतने वाले पहले, महाद्वीपीय यूरोप से जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? लूका ब्रेसल, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता। उन्होंने इस साल
से पहले कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मैच नहीं जीता है, कभी जीता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनका पहला 1927 में शुरू हुआ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, पेशेवर स्नूकर में सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ठीक है। 1927 में शुरू हुआ था। 1927 में और भी कुछ हुआ था, याद होगा आप लोग को, साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन आया था कि नहीं 1927 में? 1919 का जो एक्ट था उसके तहत लाया गया था साइमन कमीशन को, है ना। अब चलिए अगले पे आइए। अगली न्यूज़ है हमारी डायमंड लीग खिताब। डायमंड लीग खिताब दोहा कतर, ठीक है। विजेता कौन है? ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी। जेवलिन थ्रोवर कौन है? नीरज चोपड़ा जी, ये विजेता है डायमंड लीग खिताब दोहा कतर में जो हुआ 88.67 मीटर का था विजयी थ्रो, ठीक है। अगली न्यूज है एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट। भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या 14 है, जिसमें से 7 स्वर्ण है, 5 रजत हैं और 2 कांस्य हैं। तो गोल्ड कितने हैं? 7, 5 क्या है सिल्वर एंड 2 क्या है ब्रॉन्ज। मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स। अब ये मियामी बीच का भी नाम सुना है किसी ने कि नहीं? वैसे मैं बात करूं, ये जो मियामी है कहाँ पे है? फ्लोरिडा। कहाँ पे है? फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा कहाँ है? अमेरिका, तो साउथ ईस्ट अमेरिका में ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा एक राज्य है, वहीं पर है ये मियामी। मियामी बीच का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो देखते क्या है मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स। जीता कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन वे रेड बुल कार चलाते हैं। तो ये जो मैक्स हैं ये क्या चलाते हैं? रेड बुल कार चलाते हैं। मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है ये। रेड बुल ने अब 2023 सीजन की सभी 5 रेस जीत ली है। तो रेड बुल ने जितनी भी 5 जो टोटल 5 होती है और सभी 5 को इसने क्या किया है? जीत लिया है। अब आ जाओ मैड्रिड ओपन 2023। विजेता कौन है? स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जी जो है क्या है? इसको जीत चुके हैं, विजेता है मैड्रिड ओपन 2023 के, ठीक है। महत्वपूर्ण दिन पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। 63वां स्थापना दिवस किसने मनाया? गुजरात और महाराष्ट्र में। आप लोग देखोगे ये राज्य कब गठित हुए थे, ठीक है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के बाद 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे राज्य से अलग कर दिया गया था, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे न्यूज पे। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या थी? अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए चालक के रूप में, ठीक है। ये इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम क्या है? अधिकारों के भविष्य को आकार देना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए चालक के रूप में। इंपॉर्टेंट है थीम। आ जाइए 5 मई 2023 बुद्ध पूर्णिमा। बौद्ध धर्म के जनक कौन है? भगवान गौतम बुद्ध की जयंती। गौतम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी माता जी जो थी, जो इनकी स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध वो कब कहलाए? जब उन्हें ज्ञान मिला, ठीक है। तो भगवान गौतम बुद्ध की जयंती थी ये। इस साल गौतम बुद्ध की 2585वीं 2585 नंबर की जयंती है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखोगे बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। और ना केवल उनका जन्म देखोगे, इनके बारे में जरूर पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और वैसे भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगली न्यूज है हमारी 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को क्या मनाएंगे? विश्व एथलेटिक्स दिवस। उद्देश्य क्या है? रोगों को रोकने के लिए खेल और व्यायाम को बढ़ावा देना। रोगों को रोकने के लिए खेल और व्यायाम को बढ़ावा देना। थीम क्या है? एथलेटिक्स फॉर ऑल
अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAAF द्वारा की गई थी। अगली न्यूज है हमारी 8 मई। अभी 8 मई को क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। हेनरी डुनॉट की जयंती को याद करने के लिए रेड क्रिसेंट डे भी, इसे क्या बोला जाता है? रेड क्रिसेंट डे भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ठीक है। थीम 2023, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। 8 मई 1948 को मनाया गया था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था ये 1807 में आई और 1917, 1944, 1963 क्या मिला? नोबेल, शांति का नोबेल जीत चुका है 3 बार, शांति का नोबेल, है ना। और यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था 1807 में आई थी, 3 बार इसे नोबेल का शांति भी मिल चुका है। अगली न्यूज पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मई रेड क्रॉस। अगली न्यूज है हमारी 7 मई 2023 सीमा सड़क संगठन का 64वां स्थापना दिवस। तो 7 मई 2023 सीमा सड़क BRO, ठीक है, सीमा सड़क संगठन का 64वां स्थापना दिवस। BRO केंद्रित सॉफ्टवेयर एक डिजिटल इंडिया पहल भी शुरू की गई। तो BRO केंद्रित सॉफ्टवेयर एक डिजिटल इंडिया पहल भी शुरू की गई। दस्तक परियोजना के तहत स्थापित कब? 24 अप्रैल 1961 और सर्वोत्तम मोटर योग्य सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से, सर्वोत्तम मोटर योग्य सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। ये जो ब्रो है सीमा सड़क संगठन है और दस्तक परियोजना के तहत स्थापित हुआ था। ये इसने क्या किया है? केंद्रित सॉफ्टवेयर, ब्रो केंद्रित सॉफ्टवेयर एक डिजिटल इंडिया पहल भी शुरू किया है, ठीक है। तो 1961 में स्थापित हुआ था। तो आज की न्यूज़ हमने कंप्लीट कर ली, फर्स्ट वीक जो कि मई की थी। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे। खूब पढ़िए, खूब अच्छे से रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।